सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ और राजस्थानी शब्दावली, इन तीनों टॉपिक के बारे में सुपरफास्ट है इसका रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम है वो 2 या 4 दिनों में होने वाला है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए, सीईटी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन होने वाला है। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में इस जानकारी को शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके छोटे भाई का ही चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो के ऊपर। साथियों, राजस्थान की हस्तकला की बात करेंगे। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की जाती है। सबसे पहला शिल्पग्राम है वो हवाला ग्राम उदयपुर में, दूसरा पाल जोधपुर में, तीसरा पुष्कर अजमेर में और चौथा लगता है सवाई माधोपुर के अंदर राम सिंहपुरा में। हस्तकला को राजसिकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है और राजसिकों की स्थापना 3 जून 1961 को होती है। और हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली है वो जयपुर को कहा जाता है। हस्तकला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है वो जोधपुर है। हैंडलूम डेवलपमेंट सेंटर है वो नागौर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के अंदर शीशम का फर्नीचर फेमस है, तो कृषि के औजार फेमस है। हनुमानगढ़ में खेल का सामान प्रसिद्ध है। चूरू के अंदर चंदन की नक्काशी, सिक्कर खंडेला है वो गोटा जरी को सलमा सितारा कहा जाता है, इसके लिए फेमस है। और अजमेर है वो सूंगणी नस्वार के लिए फेमस है। बीकानेर के अंदर उस्ता कला, मथेरना कला, सुनहरी टेराकोटा, जैसलमेर के अंदर दर्पण का कार्य, पेचवर्क, पोकरण पोट्री के लिए फेमस है। बाड़मेर मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट, नक्काशीदारी फर्नीचर के लिए फेमस है। तो अलवर है वो कागजी पोट्री और थानागाजी है वो लाल जो पत्थर की मूर्तियाँ होती है इसके लिए फेमस है। भरतपुर है वो नडवई की जूतियों के लिए फेमस है। धौलपुर पाजेब के लिए फेमस है। बारा है वो खादी टेराकोटा के लिए फेमस है। जालोर की भीनमाल की जूतियाँ फेमस है और जालोर के हरजी गांव के मामा जी के घोड़े फेमस है। खेसला उद्योग भी जालोर का फेमस है। सिरोही की शीश काटने वाली तलवारें है वो सिरोही की फेमस है। और उदयपुर की पगड़ियाँ और कठपुतली है वो उदयपुर की फेमस है। डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग फेमस है जो गलियाकोट में स्थित है। बांसवाड़ा के आम पापड़, तीर कमान और काले पत्थर की मूर्तियां फेमस है। प्रतापगढ़ की थेवा कला मन बताने की जरूरत को नहीं, शब्द अठा है कि प्रतापगढ़ की थेवा कला बड़ी फेमस है। और चित्तौड़गढ़ की आजम जाजम प्रिंट और बस्सी चित्तौड़गढ़ की गणगौर कावड़ बेवान फेमस है। और भीलवाड़ा की बोडल की छपाई नांदने फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा की। और तांबे की मीनाकारी कहाँ की है? भीलवाड़ा की फेमस है। जोधपुर का मोठड़ा, बादला, जस्ते की मूर्तियाँ, डूंगरसाई ओढ़नी, नौरंगी जूतियाँ, सालावास की दरिया है वो जोधपुर की फेमस है। पाली की ग्रासियों की फाग, सोजत की मेहंदी, रेडियो टेलीविज़न फालना के छाते है वो पाली के फेमस है। नागौर की तो टांकला की दरिया, लोहे के औजार मोन है वो मेड़ता के फेमस है। मेड़ता नागौर के फेमस है। और राजसमंद की क्या फेमस है? तारकसी के जेवर, चांदी पर मीनाकारी, गिलुंड की मेहंदी और टेराकोटा कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की फेमस है। और नाथ द्वारा राजसमंद की तो पिछवाइया कला, श्रीनाथ जी के पाने और केले की सांझी है वो राजसमंद की फेमस है। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ, कुंदनगिरी मीनाकारी, मुरादाबादी ब्लू पोट्री, बगरू व सांगानेरी प्रिंट, हाथी दांत की चूड़ियाँ, लहरिया, पोमचा, पाव रजाई, संगमरमर की मूर्तियाँ, लाख की चूड़ियाँ, जरी का काम, ये सभी जयपुर के फेमस है। और टोंक का तो मोरबीड़ी उद्योग, नमदे व गलीचे फेमस है। करौली हिंडौन की तो लाख की चूड़ियाँ फेमस है। सवाई माधोपुर की सूंठ की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की फेमस है। मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर का फेमस है। और बूंदी की चाकू, छुरिया, कटार ये फेमस है। कोटा की ब्लैक पोट्री, मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया की साड़ी है वो कोटा की फेमस है।
राजस्थान में हस्तकला में 12 जीआई टैग प्राप्त है। बीकानेर के तो बीकानेरी भुजिया को, जैसलमेर की पोकरण पोट्री को, राजसमंद की फुलकारी को, टेराकोटा कला को, और नागौर के मार्बल को, पाली की सोजत मेहंदी को, जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और ब्लू पोट्री को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। कोटा को कोटा डोरिया की साड़ी के लिए जीआई टैग, प्रतापगढ़ की थेवा कला को जीआई टैग, उदयपुर की कठपुतली को जीआई टैग मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें फटाफट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। उसके बाद ढोला मारू प्रिंट है वो बाड़मेर की फेमस है। रामकिशोर छिंपा का नाम बगरू प्रिंट में आता है। गोतली देवी फड़क कला के लिए फेमस है। मुन्नालाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के, कुदरत सिंह मीनाकारी के लिए फेमस है। मोहम्मद यासीन छिंपा है वो अजरक प्रिंट के लिए फेमस है। उसके बाद में रंगाई छपाई है वो, ये काम है वो खत्री जाति या छिंपा जाति के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः यह बालोतरा और बाड़मेर में किया जाता है। आजम जाजम प्रिंट, आजम के तो घाघरे फेमस है और जाजम के मांगलिक व धार्मिक अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है और इसमें मुख्य रंग है वो लाल और हरा होता है। और इसमें रंगाई जो आजम जाजम प्रिंट के लिए जाती है वो छिंपा जाती होती है। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की फेमस है, बड़ी फेमस है और इसके बड़े फेमस कलाकार है मोहम्मद यासीन छिंपा। इसमें अजरक प्रिंट में रंग लाल और नीला उपयोग में लिया जाता है। जाति खत्री होती है और ज्यामिति आकृति का अलंकरण होता है। मलिर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की फेमस है और इसके प्रमुख कलाकार है वो जो अजरक प्रिंट के अंदर होते हैं मोहम्मद यासीन छिंपा, वही है वो मलिर प्रिंट के अंदर भी होने वाले हैं। उसके बाद सांगानेरी प्रिंट जयपुर की फेमस है और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है और सांगानेरी प्रिंट के मुख्य कलाकार मुन्नालाल है। 2010 में सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिलता है। सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक विकास है वो सवाई जय सिंह के समय होता है। बगरू प्रिंट है वो जयपुर की है। वानस्पतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया। इसके प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिंपा है जिन्हें 2009 में पद्मश्री भी मिलता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का फेमस है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का फेमस है। गेहूं का दाबू है वो जयपुर का फेमस है। पेचवर्क जिसे रफ्फू कहा जाता है। छोटा थका जाएंगे कौन पाट जाऊँ तो गए माँ के ते नीला बेटा ले रहा इला रे एक कपड़ो और जोड़ दूँ रफ्फू कर दूँ ला रे बिन के बोला पेचवर्क बोला। तो पेचवर्क रफ्फू का जो प्रमुख केंद्र है वो शेखावाटी में फेमस है और इसके फेमस कलाकार है वो शशि झालानी है वो जयपुर के रहने वाले हैं। पिछवाया की बात करें, पिछवाया है वो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। श्री कृष्ण के बाल रूप का इसमें चित्रण होता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो विठल दास जी है। जांगीड़ परिवार के द्वारा पिछवाइयों का काम किया जाता है और इसमें मुख्य रंग है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से मिलता जुलता नीला रंग होता है। फड़ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। इसमें मुख्य रंग लाल हरा होता है और फड़ को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम है श्रीलाल जोशी ने किया था, तो इसीलिए श्रीलाल जोशी को 2006 में क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती जोशी है। याद रखिए, फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिला गोतली देवी है। फड़ को ठंडा करना है वो पुष्कर झील अजमेर के अंदर फड़ को ठंडा किया जाता है। देवियों की फड़ का रंग नीला होता है और देवताओं की फड़ का रंग लाल होता है। दोनों उल्टिया है, दोनों उल्टा है। पूछो किया देवी गो रंग किसो है? देवी गो रंग मुख्यतः केवल लाल रंग हुआ है। तो लाल रंग की रो लाल रंग री फड़ हुई जी की देवता की फड़ हुई और देविया की फड़ हुई जी की नीले रंगी हुई। और इर मैंने कलाकार की बात करा और भी कलाकार आवे फड़ गए मायने शांतिलाल जोशी आवे, प्रदीप मुखर्जी आवे, दुर्गेश कुमार आवे। फिर बाद पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ है जी लोकप्रिय फड़ है। चांदी की फड़ होती है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो प्राचीन तत्ववाद्य यंत्रों में आता है। थोरी जाति या नायक जाति के द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। मारवाड़ में जब ऊँट बीमार हो जाता है तब पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी को काले रंग की केसर काल में घोड़े पर दिखाया गया है। सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ तैयार है वो श्रीलाल जोशी ने की थी। वो वही फड़ है वो जो श्रीलाल जोशी ने तैयार की थी। वही फड़ है वो जर्मनी के एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और
देवनारायण जी की फड़ का वाचन है वो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992 को। और सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। उसके बाद कल्याण जी जोशी ने अभी हाल ही में कोरोना पर फड़ तैयार की थी। एकमात्र ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी की फड़ है। चतुर्मासा में फड़ का कार्य नहीं होता है। रामलाल भोपा व पतासी भोपन द्वारा अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामलला व कृष्ण लल्ला की फड़ है वो हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है। दिन में वाचन होने वाली एकमात्र फड़ है। बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। भैंसासुर की फड़ है वो बिना वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। चोरी करने से पहले वो कंजर जाति या बावरी जाति के लोग हैं वो पूजा करते हैं भैंसासुर की फड़ का। उसके बाद में रामदेव जी की फड़ तैयार चौथमल चितेरे ने की थी। वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौहान भोपों के द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बाद में मिरर वर्क जो कांच का काम होता है, कांच की कसीदाकारी, कांच का सर्वाधिक काम है वो जैसलमेर में होता है। और कांच का प्रमुख केंद्र है चौहटन बाड़मेर है जो गोंद उत्पादन के लिए फेमस है। और इसी कांच के काम के लिए रूमा देवी को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिलता है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार भी रूमा देवी है। और गोटा जरी का प्रमुख केंद्र खंडेला सिक्कर है। और अन्य स्थान बिनाई अजमेर जयपुर भी है। गोटा जरी के प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, चंपाकली, खजूर भांत, बादला। और खजूर भांत के डिजाइन को नक्शी कहा जाता है। उसके बाद में गोटा के अनेक प्रकार भी और होते हैं, जैसे जरदोजी, बीजिया, मुकेश, गोखरू। जरी कला सवाई जय सिंह सूरत से जयपुर लेकर आते हैं। बंधेज, यह कला मुल्तान से मारवाड़ आती है। बंधेज मंडी जोधपुर में बाण भट्ट द्वारा हर्ष चरित्र ग्रंथ में बंधेज का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और शिकारगाह अलंकरण वाला बंधेज है वो बूंदी के अंदर फेमस है। बंधेज के प्रकार चूर्ण, अल, खिब्बो, टिवाई। बंधेज को टाई डाई उद्योग भी कहा जाता है। बंधेज का प्रसिद्ध कलाकार जोधपुर के तैयब जी है जिन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। बंधेज की साड़ी, बंधेज की पगड़ी, बंधेज का सापा है वो जोधपुर का फेमस है। लहरिया है वो जयपुर का फेमस है। पचरंगी व समुद्र लहरिया इसके प्रकार है। प्रतापशाही लहरिया, इसी लहरिया का साहित्य में उल्लेख मिलता है। राजशाही लहरिया गुलाबी रंग मुख्य होता है। पोमचा प्रसिद्ध जयपुर का होता है। पोमचा है वो वंशवर्धी का प्रकार होता है। पोमचा है वो 3 प्रकार का होता है। एक पीला पोमचा जो पुत्र के जन्म पर, छोरे गए जन्म के ऊपर पहना जाता है। पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर। और काला पोमचा या चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं द्वारा, यह हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। विधवा महिलाओं के द्वारा इसे पहना जाता है, काला पोमचा या चीड़ के पोमचे को। मोठड़ा है वो जोधपुर का फेमस है। साड़ियाँ भारत में तो बनारस की है, राजस्थान में कोटा की फेमस है। कोटा का दशहरा भी फेमस है। कोटा डोरिया को जीआई टैग मिल चुका है। और स्थान है वो कोटा डोरिया की साड़ी के लिए कैथून कोटा है वो फेमस स्थान है। और इसे मसूरिया साड़ी कहा जाता है, लेकिन मसूरिया की पहाड़ी है वो जोधपुर के अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोटा डोरिया साड़ी पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की थी। इन्हें वुमेन टुगेदर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जनेब की साड़ियाँ दिगोद कोटा की फेमस है। स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियाँ नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। चुआ चंदन की साड़ियाँ नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। और फूल पत्ती वाली क्लास तो उत्कर्ष जोधपुर की फेमस है। और फूल पत्ती वाली साड़ी है वो जोबनेर जयपुर की फेमस है। मलमल वाली साड़ी मत्थानिया जोधपुर की फेमस है। सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर की फेमस है। जालीदार साड़ियाँ व जाली झरोकों के लिए फेमस तो जैसलमेर है, इसीलिए जालीदार साड़ियाँ भी जैसलमेर की फेमस है। फुलकारी को जीआई टैग मिला हुआ है और यह नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। उसके बाद में बातिक कला,
बातिक कला खंडेला सिक्कर की फेमस है। इसके प्रसिद्ध कलाकार उमेश चंद्र शर्मा, अब्दुल समीद है। और ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र ईरान है, पर्सिया ईरान से यह कला अकबर है वो लाहौर लेकर आते हैं। मान सिंह फर्स्ट लाहौर से आमेर लेकर आते हैं ब्लू पोट्री कला को। इसमें सामग्री पूछी जाती है सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज पाउडर, गोंद, हरा कांच, नीला रंग, मुल्तानी मिट्टी इसमें प्रयोग में लिया जाता है। और इसका फेमस कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है ब्लू पोट्री का। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 सिक्कर में होता है। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत है, जिन्हें गांव का चितेरा कहा जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत का शिष्य गोपाल सिंह, जो वर्तमान में एक प्रसिद्ध कलाकार है इसी ब्लू पोट्री का। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री को 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं इन्हें ब्लू पोट्री कला का जादूगर कहा जाता है। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिलता है। ब्लू पोट्री कला की महिला चित्रकार नाथूबाई है। और ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के समय होता है। राम सिंह सेकंड ने कालू कुमार व चूड़ामन कलाकार को यह कला सीखने के लिए दिल्ली के भोला ब्राह्मण के पास में भेजा था। कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु सम्मान 2000 में मिला था। उसके बाद में पोकरण पोट्री जीआई टैग प्राप्त है, जैसलमेर की फेमस है। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। कागजी पोट्री है जो अलवर की फेमस है और इसे परतदार पोट्री भी कहा जाता है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की फेमस है और प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। टेराकोटा है वो आदिवासी समुदाय के लोगों की देवी देवताओं की मूर्तियाँ अत्यधिक होती है टेराकोटा में। उसके बाद बढ़ते हैं थेवा कला के ऊपर, जो प्रतापगढ़ की फेमस है। 2014 में इसे जीआई टैग मिलता है। यह कला है वो कांच पर सोने या चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन होता है। बेल्जियम कांच का इसमें प्रयोग किया जाता है। और थेवा कला की शुरुआत है वो सावंत सिंह के समय होती है। थेवा कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी को कहा जाता है। एक ही परिवार के 8 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 नवंबर 2002 को इस कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। मेसरा सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2019 में निधन हो जाता है। इन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा हाउस ऑफ कॉमन से भी सम्मानित किया गया है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार अभी वर्तमान में थेवा कला के राजेंद्र सोनी और गिरीश कुमार सोनी है। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। लाहौर से यह कला बीकानेर आती है। इसका उद्गम ईरान से होता है। राय सिंह व अनूप सिंह के समय अली रजा व रुकनुद्दीन कलाकार बीकानेर आते हैं। उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल माना जाता है। इसी कला को कलाकार इसी उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है, जिनका जन्म दुलमेड़ा बीकानेर में होता है। 16 नवंबर 1914 को। पिता का नाम मुराद बख्श तो गुरु का नाम कादर बख्श है। 1986 में हिसामुद्दीन उस्ता को क्या मिलता है? पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। और कैमल हाइट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना 15 अगस्त 1975 बीकानेर में होती है। इसी स्कूल का प्रथम निर्देशक है वो कौन होता है? हिसामुद्दीन उस्ता होता है। इलाई बख्श उस्ता ने महाराजा गंगा सिंह का ऊँट का चित्र बनाया था। वर्तमान में यह यूएनओ के मुख्यालय के अंदर रखा हुआ है। हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर सुनहरा नक्काशीदार चित्रण बनाया था। उस्ता कला को मूणवती कला भी कहा जाता है। मथेरना कला जैन कलाकारों द्वारा पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्रण को मथेरना कला कहा जाता है। बीकानेर के वीना फारसी डिज़ाइन के गलीचे भी प्रसिद्ध है। पेपर मेसी के काम जयपुर के फेमस है। और इसके कलाकार आते हैं मंजू शर्मा देव की भवानी। मंजू देव की भवानी है वो पेपर मेसी के प्रमुख कलाकार है। रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। और गलियाकोट डूंगरपुर के गोबर के कंडों की होली फेमस है। और गलियाकोट के अंदर ही दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है। मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। जो रमकड़ा उद्योग है वो घिया पत्थर को तराश कर वस्तुएं बनाई जाती है उसमें। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इसका प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री है। और ये खेरादी जाति द्वारा कावड़ का काम किया जाता है। तोरण है वो विजय का प्रतीक माना जाता है, जीत का प्रतीक माना जाता है। आप इसी जीत के प्रतीक को मानते हुए सीटी के एग्ज़ाम में जाना भाइयों।
सभी को ऑल द बेस्ट। सीएटी का एग्ज़ाम आपका सबसे अच्छा हो, आप इसमें सेलेक्ट हो जाओ। जो तोरण है वो विजय का प्रतीक माना जाता है। यह प्रसिद्ध त्रिपोलिया बाजार जयपुर का है। बेवाण है वो लकड़ी के बने छोटे छोटे मंदिर होते हैं। और काष्ठ कला है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और इसके जन्मदाता प्रभात जी सुथार को कहा जाता है। और इसकी शुरुआत है वो महाराणा जगत सिंह के समय होती है। चोपड़ा किसे कहा जाता है? हमारी एक बुआ है, मांगा बुआ है, जिक्की के जद भी के हो तो रक्षाबंधन आंती, जद भी कोई काम पड़तो तो टिक्को निकालने खातर आपके सागे एक डबडी ले आंती, जिक्के के मायने के होती रोली होती लाल लाल होए न माथा के लगावे टिक्को बा रोली रखे ननी जी डब्बी के मायने मोरियो बनेडी डब्बी होए ननी बिन के बोला पा चोपड़ा बोलना तो ओ मैं शॉर्ट के मायने लिख दूँ। तो काष्ठ है वो काष्ठ गणगौर है वो इसके कलाकार प्रभात जी सुतार है। शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। बिना ईसर के गवर है वो जैसलमेर की फेमस है। 1652 में मालपुरा टोंक से गोविंद सिंह जी के समय प्रारंभ होती है। कठपुतली है वो अरडू की लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली किस लकड़ी की बनी होती है? तो अरडू की लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है? बागौर की हवेली उदयपुर में। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो देवीलाल सांबर के द्वारा दिलाई जाती है। इसका प्रमुख केंद्र है वो उदयपुर है। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प है वो जेठाना उदयपुर की फेमस है। और दुल्हन की जूतिया को क्या कहा जाता है? दुल्हन की जूतिया को बिनोटा कहा जाता है। और जूतिया है वो बड्डू गांव नागौर की फेमस है। मोलेला कला मोलेला गांव राजसमंद की फेमस है। इसके कलाकार मोहनलाल कुमार है। मकराना मार्बल है वो मकराना मार्बल मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। लेकिन मकराना मार्बल है वो नागौर का फेमस है। मकराना का मार्बल। भराड़ी है वो भिल्लों की देवी है। बीकानेरी भुजिया को जीए टैग मिला हुआ है। महाराजा डूंगर सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। और मीनाकारी जयपुर की फेमस है। इसका उद्गम है वो 10वीं किरान से होता है। लाहौर से मान सिंह फर्स्ट यह कला आमेर लेकर आते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह है जिन्हें पद्मश्री मिलता है। वर्तमान में मुन्नालाल गोयल है। और पित्तल पर मीनाकारी है वो पित्तल पर मीनाकारी पूछे तो कहाँ की? जयपुर की फेमस है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस है। चांदी पर मीनाकारी राजसमंद की फेमस है। और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस। बोडल की छपाई भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के ही नांदने फेमस है। और भीलवाड़ा के अंदर अगर आपको बावड़ी पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर याद रखिए अपनी एक बाई है, बड़ी चौखी बाई है कि आपनी एक बाई है चमना बाई है जी की चौखी बाई है कि चमना चौखी बाई है। तो चमना बावड़ी चौखी बावड़ी बाईराज की बावड़ी है वो भीलवाड़ा की फेमस है। और चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा की फेमस है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। और मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की फेमस है। मीनाकारी के प्रकार सफ़ेद चलवा लाल जमीन शबनम तैयारी ये प्रकार है मीनाकारी के। कोफ्तागिरी फौलाद या धातु से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की कढ़ाई करना। और कलाबतू सोने का पतला तार होता है। मुरादाबादी जयपुर अलवर का फेमस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार नूर मोहम्मद अब्दुल रज्जाक कुरैशी है। उसके बाद कुंदन कला जयपुर रत्नों व आभूषणों की मंडी कहा जाता है। जयपुर को कुंदन कला जयपुर की फेमस है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। और तहनिसा जयपुर अलवर उदयपुर के फेमस है। और तहनिसा धातु को खोदकर उसमें तार भरना जैसे अंगूठी उसे कहा जाता है। बादले जिंक धातु से बनी एक बोतल होती है। और पात्रे त्रिपणी पिंपाड़ सिटी जोधपुर की फेमस है। श्वेतांबर व जैन साधु संतों के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले लकड़ी के पात्र होते हैं। मोण है वो मेड़ता सिटी नागौर के फेमस है। मिट्टी के बने बड़े बड़े मटके होते हैं। और चंदन पर काष्ठ कला चूरू की फेमस है। व्हील किसे कहा जाता है? मिट्टी से बनी महलनुमा आकृति। राजस्थान का साहित्य राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की थी। हमीरहट की रचना चंद्रशेखर ने की थी। और चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की भी रचना करते हैं। सिंगार हार की रचना है वो हमीरदेव चौहान करते हैं। हमीद मदमदन की रचना है वो जयसिंह सूरी ने की थी।
हमीर रायण है वो बड़ाऊ व्यास ने की थी। हमीर रासो सारंग दरवे जोधराज ने रचना की थी और पृथ्वीराज रासो की रचना है वो चंद्रबरदाई ने की थी, लेकिन इसे पूरा उसके पुत्र जलहण के द्वारा किया जाता है। चंद्रबरदाई का बेटा होता है जलहण, इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया जाता है। पिंगल भाषा में है। राणा रासों की रचना दयालदास ने की थी। शत्रुसाल रासों की रचना कवि डूंगर सिंह ने की थी। खुमान रासों की रचना दलपत मिश्र ने की थी। संगत रासों की रचना गिरधरासिया ने की थी। बिसलदेव रासों की रचना नरपति नालन ने की थी। राम रासों की रचना माधो सिंह दधवाड़िया ने की थी। रतन रासों की रचना है वो कवि कुंभकर्ण ने की थी। विजयपाल रासों की रचना नल सिंह ने की थी। सती रासों वंश भास्कर वीर सत्सई की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी, जो बूंदी के रहने वाले हैं, जिन्हें राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। कायम खा रासों की रचना जानकवि ने की थी। मेरा युग कुक्कू गड़गचिया धरमंजला भाई धरकुंचा जमीन रो धनीकुण लीलटांस पित्थल पाथल मिंजर धरती धोरारी, ये रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की जाती है और लीलटांस के लिए कन्हैयालाल सेठिया जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। और कन्हैयालाल सेठिया है वो सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। गागरोन दुर्ग में बैठकर 1570 में वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को क्या कहा जाता है? 5वां वेद व 19वां पुराण दुर्सा आडा ने कहा था, लेकिन टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोक्स कहा था। उसके बाद अब्बे पटकी एक बींदनी दो बींद के स्वाद आयो है। एक बींदनी दो बींद धोरारो धोरी अब्बे पटकी नथमल जोशी की रचना है। और अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। शिवदास गार्डन की रचना है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। टाबरांगी बाता के बात, टाबरांगी बाता टाबर बैठ कर बाता करे के बाता करे जोर की बाता करे जीवड़ा आ अपनी है जी आ क्लास है जी। राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ मेरी क्लास ली हुई है साथियों, एक बार आप इसे देखना, आपको एक बार में पूरी बातें याद हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एक बार सुपरफास्ट रिवीजन है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, टाबरांगी बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सेनानी कवि मेघराज मुकुल की रचना है। इसमें सहल कंवर का वर्णन मिलता है और सहल कंवर का स्मारक है वो सलुम्बर अजमेर के अंदर है। उसके बाद पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में अवधी भाषा में की जाती है। गोरा बादल की चौपाई की रचना हेमरतन सूरी ने की थी। कन्नड़ देव प्रबंधन और वीर सोनग्रा की बात की रचना पद्मनाभ करते हैं। उसके बाद खजाइन उल फतू तारिक ए अलाई मिफ्ता उल फतू आसिका लैला मजनू शरीफ राद किरात उल सादेन की रचना है वो भारत का तोता ए हिंद के द्वारा की जाती है। अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। मुंतखाब उल तवारिक अब्दुल कादिर बंदायूनी की रचना है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। किताब उल हिंद जिसे तवारिक ए हिंद कहा जाता है, इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। और किताब उल हिंद का मोटा यही मतलब है कि भारत की खोज। और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, जिसे आईने ए अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा का तीसरा भाग है वो आईने ए अकबरी कहा जाता है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। और तुजुक ए बाबरी की रचना बाबर ने की थी। बाबर ने एक कमल के फूल के बाग का वर्णन किया गया है, जो कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। सबसे पहले बाबरनामा की रचना है बाबर खुद करे, और अकबरनामा की रचना है वो कौन करे? अकबरनामा की रचना है वो कौन करे रे? अब्बुल फजल है। कौन करे? अब्बुल फजल करे। हुमायूंनामा की रचना कौन करे? गुलबदन बेगम। तुजु के तैमूरी की रचना तैमूर ने, और इसी ग्रंथ में तैमूर ने हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला है वो भटनेर के दुर्ग को बताया है। बादशाह नामा की रचना अब्दुल शाहिद लाहौरी ने की थी। तारिक ए यामिनी की रचना उत्बी ने की थी। तारिक ए राजस्थान की रचना कालीराम कायस्थ ने की थी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने की थी। तुजु के राजपूताना की रचना है वो जहांगीर ने की थी।
और तुजो के मासिर की रचना है वो हसम निजामी ने की थी। और इसी में जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि कोई भी आक्रमणकारी इसके प्रवेश दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। और राजस्थानी शब्दकोश की रचना सीताराम लालस ने की थी। रंजीरा सोरठा की रचना है वो कृपाराम खड़िया ने की थी। और पग फेरो की रचना है वो मणि मधुकर ने की थी। दुविधा अलेख हिटलर बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचना है। संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन, गीत गोविंद पर टिक्का, रसिक प्रिया, चंडी शतक पर व्याख्या, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग का महावर्णन, ये सभी रचना है वो महाराणा कुंभा के द्वारा की जाती है, जिन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजवल्लभ प्रसाद मंडन, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, कोदंड मंडन, इसकी रचना है वो मंडन के द्वारा की जाती है। जो कुंभा का एक दरबारी होता है, इसका भाई होता है नाथा होता है, जिसने वास्तु मंजरी की रचना की थी। और गोविंद ने तो कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी की रचना की थी। मारवाड़ रे प्रगणारी विगतिस की रचना मुहनोत नैणसी ने की थी, जिन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर तो मारवाड़ के प्रगणारी विगत को कहा जाता है। नैणसिरी ख्यात मुहनोत नैणसी ने इसकी रचना की थी। बांकीदास री ख्यात इसकी रचना बांकीदास आसिया ने की थी, जिन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। बांकीदास आसिया ने एक गीत गाया था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। दयालदास री ख्यात की रचना दयालदास सिंधियाच ने की थी, जो बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी होते हैं। और दयालदास उसके बाद में मुंडियारी ख्यात जोधपुर राज्य के बारे में इसका वर्णन मिलता है। बादली लू कालजेरी कोर की रचना चंद्र सिंह बिरकाली ने की थी, जो हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। और चंद्र सिंह बिरकाली को ही मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। ढोला मारूरी बात तो कुशाल चंद्र ने रचना की थी। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल, ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, ढोला मारूरी कविता है वो इसकी रचना कवि चंदू ने, अरे नंदू ने नहीं, कवि चंदू ने इसकी रचना की थी। हाला झालारी कुंडलिया की रचना ईश्वरदास बारठ ने की थी। चेतावनीरा चुंगटिया, रूठी रानी जसवंत चरित्र और प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज चरित्र की रचना केसरी सिंह बारठ ने की थी। रणमल छंद की रचना श्रीधर व्यास ने की थी। इसमें प्राचीन काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना मिलती है। सूरज प्रकाश की रचना करणी दान ने की थी। राज प्रकाश की रचना किशोरदास ने की थी। मांत्रिक छंद मिलते हैं जमाल और झूलना। एक कहानी आप भी, एक कहानी मालडी कुण सुनी रे, एक कहानी यह भी इसकी रचना मनु भंडारी ने की थी, जिन्हें यह कहानी, अरे भाई एक कहानी यह भी, इसे 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है। ढाणीरो आदमी जय सिंह नीरज ने रचना की थी। जीवन कुटीर के गीत की रचना हीरालाल शास्त्री ने की थी। और हरी मेखला की रचना है वो माहुक ने की थी। फाटका जंजाल की रचना शिवचंद्र भरतिया ने की थी। पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ को नहीं कहा जाता है। पिंगल शिरोमणि की रचना है वो कुशल लाभ ने की थी। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने की थी। मारवाड़ म्यूरल्स की रचना है वो रामचंद्र अग्रवाल ने की थी। हंसावली की रचना है वो असाइत दान ने की थी। और तिड़ोराव बातारी फुलवारी की रचना विजयदान देथा ने की थी। बाता की फुलवारी में खंड पूछे जाते हैं, कितने खंडों में है यह बाता की फुलवारी, जिसकी रचना विजयदान देथा ने की थी, तो 14 खंडों में विभाजित है। मायड़ो हेलो सुन रे कन्हैयालाल सेठिया पुकारे, मायड़ो हेलो कन्हैयालाल सेठिया ने रचना की थी। अर्ली चौहान डायनेस्टी की रचना दशरथ शर्मा ने की थी। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त ने। और स्वतंत्र बावनी है वो तेज कवि ने इसकी रचना की थी। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द वेस्टर्न स्टेटस ऑफ राजपूत इंडिया की रचना कर्नल जेम्स टोड ने की थी। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की रचना रीमा हुंजा ने की थी। कुचमादी टिंगर तो मैं सुनियो, कुचमादी अक्षर ग्रंथ है रामेश्वर दयाल ने इसकी रचना की थी। बारिक बात की रचना राम स्वरूप विलास ने की थी। बुद्धि विलास की रचना बखत राम चाकसू ने की थी। बुद्धि रासों की रचना जानकवि ने की थी। अमरसार की रचना जीवाधार ने की थी। अमर काव्य वंशावली की रचना और राज प्रशस्ति की रचना तो रणछोड़ भट्ट ने की थी। जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति प्रबंध चिंतामणि की रचना है वो मेरुतंग ने की थी। रणखार की रचना डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने की थी। और राजपुताने का इतिहास की रचना गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी।
भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध, चंद्रोदय, सिद्धांत सार की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। मीरा पदावली, नरसिंह मेहतारी हुंडी, सत्यभामा ने रूसणी, इसकी रचना मीराबाई ने की थी। नरसिंह जीरो मायरो, रत्ना खाती ने रचना की थी। तारीख फरिश्ता, मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ता ने इसकी रचना की थी। राज विनोद, सदाशिव भट्ट और शिशुपाल वदम की रचना है वो कवि माघ ने की थी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट की रचना है विजय सिंह पथिक ने की थी, जिन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासक की रचना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। पोपाबाई की पोल की रचना जयनारायण व्यास ने की थी। ब्रह्म स्फुट की रचना ब्रह्म गुप्त ने की थी। तारिक ए शेरशाही की रचना अब्बास खां सरवानी ने की थी। भारतेश्वर बाहुबली धौर की रचना ब्रजसेन सूरी ने की थी। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। जोधपुर राज्य की बात है वो जोधपुर राज्य की ख्यात की रचना है वो आईदान खड़िया ने की थी। मारवाड़ राज्य की बात की रचना मारवाड़ राज्य की ख्यात इसकी रचना है वो त्रिलोकचंद जोशी ने की थी। जैसलमेर राज्य की ख्यात की रचना है वो अजीतमल मेहता ने की थी। राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857 नाथूलाल खड़गावत ने इसकी रचना की थी। उसके बाद प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचना हीरालाल शास्त्री ने की थी। बीकानेर दिग्दर्शन की रचना चंदमल बहेड़ ने की थी। और युग धर्म सर्वोदय की बुनियाद इसकी रचना तो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। और कब तक पुकारूं आखिरी आवाज़ मुर्दों का टीला रंगे राघव ने इसकी रचना की थी। मेहंदी राचनी तो महेंद्र खड़गावत ने मेहंदी राचेगी महेंद्र भाणावत गया हत्या गए मायने तो महेंद्र भाणावत ने मेहंदी राचनी की रचना की थी। राजत रंगिणी कलहण के द्वारा इसकी रचना की जाती है। राजत रंगिणी की रचना कलहण के द्वारा की जाती है। राज रूपक की रचना वीर भाण रत्नों के द्वारा की जाती है। पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक ने की थी। कुवल्य माला ग्रंथ की रचना है वो उद्योतन सूरी ने इसकी रचना की थी। साथियों अब थोड़ी राजस्थान शब्दावली की बात करते हैं। राजस्थानी शब्दावली अभी सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है कि मारदड़ी और भद्दर क्या है। मारदड़ी तो क्या है, एक खेल है। भद्दर क्या है, भद्दर घर में किसी का अगर निधन हो जाता है तो उसके पीछे जो अपने पूरे बाल कटवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे भद्दर कहा जाता है। साथियों राजस्थानी शब्दावली का मैंने एक डिटेल से वीडियो डाल रखा है, एक बार देखना, दोबारा थान देखने की जरूरत को नहीं। राजस्थानी शब्दावली पढ़ जा प्रिया एक बार वीडियो देख लिया फिर बाद मैंने किसी एग्जाम रे मैंने बैठ जिया एक भी प्रश्न बारे जावे कौन आ थार भाई जोगेंद्र की जबान है तो थार भाई को चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लिया एक बार चैनल। अगर थान जानकारी पसंद आ रही है तो एक बार चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिया और वीडियो लाइक करिया। कमेंट कर तो जरूर बताया कि थान वीडियो किसोग लाग्यो और थे थार दोस्तान शेयर करना मत भूलिया। साथियों निन्नाण किसे कहा जाता है तो खेत में फसल के बीच में कचरे को हटाना उसे निन्नाण कहा जाता है। लावणी फसल की कटाई को कहा जाता है। खड़ो किसे कहा जाता है, अनाज को निकालना। और दंताड़ी कचरे को इकट्ठा करने वाला एक औजार होता है। दांती फसल काटने का एक औजार होता है। और गेंती कठोर जमीन को खुदाई करने वाला एक औजार होता है। चड़स कुएं से पानी निकालने वाला उपकरण होता है। और लाव जो चड़स में काम आने वाली रस्सी है उसे लाव कहा जाता है। उसके बाद में अड़वो आंसू को ओगो लकड़ी का एक बना होता है। खेत के अंदर मानव रूपी एक जो लकड़ी का बना होता है पशुओं को डराने वाला जो खड़ा किया जाता है उसे अड़वो कहा जाता है। गुलेल गोफन किसे कहा जाता है, गुलेल गोफन उसे कहा जाता है। खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए जो होता है ना ऐसे वाई आकार में और बीच में एक ये रस्सी बंदी होती है, बीच में एक रस्सी बंदी इसके बीच में पत्थर डालकर फेंका जाता है और पक्षियों को उड़ाया जाता है। उसके बाद में खुंटा अरे खुंटो गान बांधा नहीं घर बिन के बोला खुंटो बोला। मेख जमीन दीवर यह किसे कहा जाता है, मेख किसे कहा जाता है, मेख उसे कहा जाता है घोड़ा बांधने के लिए एक वो कील लगी होती है उसे मेख कहा जाता है। चावर पाटा केरण जमीन को समतल बनाने के लिए जो लकड़ी का एक बड़ा पाटा फेरा जाता है उसे क्या कहा जाता है, चावर पाटा या केरण कहा जाता है। उसके बाद में रखत हड़वो ये किसे कहा जाता है, बिना बुआई की गई भूमि को कहा जाता है। अडान किसे कहा जाता है, सिंचाई योग्य भूमि को कहा जाता है। भरोटियो
कटी हुई लकड़ी का बंडल होता है उसे भरोटियो कहा जाता है। मोरी हालो नहर से सिंचाई योग्य भूमि को कहा जाता है। पड़त बिना जुती हुई भूमि को कहा जाता है। पछोर किसे कहा जाता है? तालाब के पीछे की भूमि को पछोर कहा जाता है। और दावणो पशु दौड़े नहीं जिकवास तापा के एक दोनों अगला पगा के मायने दावणो कौन लवग रस्सी बांधा न आगला पगा रे मायने पशु आ गया। ऊँट के बांधा गोनी रस्सी आगला पगा के मायने कहवे दावणो दे रही ऊँट जाई कालिया जाई दावणो दे रही बिन के बोला दावणो बोला। तो एक वह ठाठिया या ठमोलिया कागज से एक बना बर्तन होता है। रेवड़ किसे कहा जाता है? भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। नींगड़ी किसे कहा जाता है? घी रखने का पात्र को नींगड़ी कहा जाता है। जावण किसे कहा जाता है? दही जमाने के लिए जो काम में खटाई ली जाती है उसे जावण कहा जाता है। कई बार कहवे जावण दे दूला तेरा सावल रह जाए 2 मिनट के महीने। और गिरबान किसे कहा जाता है? ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील को क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। कांकड़ा या कपास सबसे पहले बण किसे कहा जाता है? बण तो कपास के पौधे को कहा जाता है। उसके बाद में डिड्डू किसे कहा जाता है? कपास के फल को कहा जाता है। काकड़ा किसे कहा जाता है? कपास के बीज को कहा जाता है। लीतरा चप्पल को कहा जाता है। वीरमुठ किसे कहा जाता है? राजा द्वारा कवि को नगद दिया जाने वाला पुरस्कार को क्या कहा जाता है? वीरमुठ कहा जाता है। मिसल किसे कहा जाता है? राज दरबार में पंक्तिबंद तरीके से बैठने को क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। मिसल हो गया, वीरमुठ हो गया। और एडर भी याद रखना, जो ऊँट का 5वां पैर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एडर कहा जाता है। आपके 5वां पैर होए अरे ऊँट रखे जिकन ठा है कि ऊँट का 5वां पैर होए छाती कन होए 5वां पैर। शासन किसे कहा जाता है? राजाओं द्वारा ब्राह्मणोच्चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि को शासन कहा जाता है। पोलपात युद्ध के समय किले का मुख्य द्वार खोलकर सर्वप्रथम युद्ध करने वाले चारण को क्या कहा जाता है? पोलपात कहा जाता है। भातड़ियों किसे कहा जाता है? गांव फिरकर जो काम करने वाला होता है ना सुनार, अरे सोने को काम करे सुनकार, उसे क्या कहा जाता है? भातड़ियों कहा जाता है। बोरेगत किसे कहा जाता है? ब्याज का रुपया उधार देने का धंधा करने वाले को बोरेगत कहा जाता है। डांगड़ी रात किसे कहा जाता है? जब किसी का निधन होता है तो 11वें दिन क्या होता है? 11वें दिन को क्या कहा जाता है? तो डांगड़ी रात कहा जाता है। साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसे लगा? ये तो एक सुपरफास्ट रिवीजन था, और भी इसके बारे में डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक तो कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ में।